Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे EMRS PGT सिलेबस की। PGT हिस्ट्री की आज हम बात करने वाले हैं। EMRS मीन्स एकलव्य मॉडल स्कूल, जो कि आवासीय स्कूल है। तो जो रेजिडेंशियल स्कूल है एकलव्य, उनकी जो वैकेंसी आई हुई है बहुत ही अच्छी सीट से, और जो PGT की सीट से वो ऑलमोस्ट 8000 अबव है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, इसे हमें गेन करना चाहिए। तो हम बात करेंगे आज PGT हिस्ट्री के बारे में। PGT हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें होगा 80 नंबर का पेपर होगा, और जो पार्ट 1 होगा टीयर 1, जैसे DSSS में टीयर 1 और टीयर 2 होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो टीयर 1 की हम बात करें, पार्ट 1 की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब मैं उसमें पार्ट 1 के बारे में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। PGT हिस्ट्री की हम बात करें तो सिलेबस में है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, 3rd मिलियन BCE, बिफोर कॉमन एरा। आप कभी आपने NCERT पढ़ी होगी तो 12th क्लास में मेंशन किया है BCE CE, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। आगे हम बात करें ग्रोथ ऑफ टाउन्स, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटीज, हिस्टोरियन डिबेट्स ऑन यूजेस ऑफ राइटिंग। हम बात करें अगर अर्बन सोसाइटी की, तो इंडिया के रेफरेंस में अर्बन सोसाइटी क्या है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है। तो इस तरह से। और अगर हम बात करें रूरल की, तो जो ग्रामीण संस्कृति थी हमारी, वो थी हमारी वैदिक संस्कृति। आगे हम बात करेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ हो गया है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये क्लास 11th में मेंशन है, NCERT 11th में है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हम अगर बात करें तीनों महाद्वीपों के बारे में, तो रोमन साम्राज्य की हम इसमें बात करेंगे। रोमन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। अगर हम बात करें रोमन सभ्यता की, आपने पढ़ा भी होगा, जब विश्व का इतिहास आप पढ़ते हैं तो आप उसमें मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, जिसको नील नदी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर हम रोम की सभ्यता पढ़ते हैं और यूनान की सभ्यता भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और वहाँ का जो था जैसे कल्चर कैसा था। ये NCERT क्लास 11th में है, तो हमें NCERT तो कवर करनी ही है। बेसिक NCERT से ही हमारा कवर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही पूछ लिए जाते हैं। एक लाइन जो है NCERT की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे पॉलिटिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रिलीजन, कल्चर फाउंडेशन, लेट एंटिक्विटी, हिस्टोरियन व्यू ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो रोम की सभ्यता हम पढ़ते हैं, जैसे रोम कहाँ की परिस्थिति, टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है, 7 पहाड़ियों का नगर भी इसे कहा जाता है। विदेशी व्यापार हम यहाँ का पढ़ेंगे, और जब हम इनकी जातियों के बारे में पढ़ेंगे तो लेटियम जाति यहाँ पर रहती है। इस तरह से हमें, ये तो फैक्ट है, लेकिन हमें इसके अंदर का पढ़ना, इसकी डीप नॉलेज पढ़नी है, हमें इसका मैप भी याद होना चाहिए। तो रोमन साम्राज्य हम पढ़ेंगे। इस आप 12th और 11th की जो है NCERT उसे जरूर कवर कीजिए। आगे हम बात करेंगे 3rd की, नोमैडिक एम्पायर्स, द मंगोल। तो मंगोल 13 to 14 सेंचुरी, द नेचर ऑफ नोमैडिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स, हमें सब पढ़ना है, ठीक है। नोमैडिक एम्पायर हमें पढ़ने हैं, और ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा। आगे हम बात करें अगर 4th टॉपिक की, तो द 3 ऑर्डर्स, हमें द 3 ऑर्डर्स पढ़ने। वेस्टर्न यूरोप के बारे में हमें पढ़ना है कि जो यूरोप है उसमें क्या है। जैसे हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, जैसे चर्च एंड सोसाइटी है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, कैसे परिवर्तन हुए, वहाँ पे प्रिस्ट जो थे, पोप थे, उनकी जो स्थिति क्या थी, और किस तरह से पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार हुआ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। द 3 ऑर्डर्स, वेस्टर्न यूरोप को हम पढ़ेंगे 13 to 16 सेंचुरी। तो हमें याद रखना है कि 13 से 16 सेंचुरी में जो कंडीशन थी वहाँ की सोशल थी, और जो रिलीजन था वो कैसा रहा होगा, और कैसे वहाँ पर जो प्रिस्ट थे और जो चर्च एंड सोसाइटी थी वो कैसे पॉलिटिक्स में आई, और कैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, फिर कैसे धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, हमें ये सब इसमें पढ़ना है। आगे चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये भी यूरोप के बारे में पढ़ना है, 14 to 17 सेंचुरी।
न्यू आइडियाज एंड न्यू ट्रेंड्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स, जैसे आप मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने। इस तरह से किसी भी कहीं भी किसी भी हम पुनर्जागरण अगर पढ़ेंगे किसी का भी, तो पुनर्जागरण में हम हमेशा पढ़ते हैं कि किसकी भूमिका रही है, लिटरेचर की भूमिका रही है, आर्ट्स की भूमिका रही है। तो लिटरेचर की भूमिका यहाँ रही है। यूरोप 14 to 17 सेंचुरी हमें पढ़ना है, जबकि हमें यहाँ पर देखो 3 ऑर्डर्स में हमें क्या पढ़ना है, वेस्टर्न यूरोप 13 to 16 सेंचुरी, जबकि हमें इसमें 14 to 17 सेंचुरी पढ़नी है। रिलेशन विद अर्लियर आइडियाज, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट एशिया, हिस्टोरियन व्यू पॉइंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेशन। आगे, डिस्प्लेसिंग पीपल नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया 18 to 20 सेंचुरी। हमें अब पढ़ना है कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में 18 से 20वीं शताब्दी में जो हुए परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। कैसे इन्होंने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, कैसे इन्होंने औद्योगिकरण की नीति अपनाने के लिए, आर्थिक अपने आप को आर्थिक राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने कॉलोनिज्म आपने पढ़ा होगा, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है। और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाइट सेटलर सोसाइटीज, डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन ऑफ लोकल पीपल्स। इस तरह से हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में 18 to 20 सेंचुरी। तो इसमें हम अदर कंट्रीज का भी कवर करते चलेंगे क्योंकि वो उससे कोरिलेट करता है। आगे, नंबर 7, पाथ मॉडर्नाइजेशन ईस्ट एशिया लेट 19 to 20 सेंचुरी। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जापान और चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि जापान और चाइना में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी। फिर हम इसमें चीन की क्रांति के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना होगा कि चीन की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं तो उसमें हम जापान को पढ़ते हैं। हिस्टोरियन डिबेट ऑन टू मीनिंग। फिर हम इसमें मीनिंग, फिर इसमें हम मीनिंग भी पढ़ेंगे, उसका मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग पढ़ेंगे इसमें कि क्या इसका अर्थ क्या होता है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। फिर है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है। ईंटें, मन की और अस्थियां, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे अर्बन सिविलाइजेशन को अगर हम पढ़े तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग पढ़ते हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम अर्बन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बारे में ब्रॉड ओवरव्यू पढ़ना है, इसका विस्तृत वर्णन पढ़ना है कि ये ना इसके सेंटर्स कौन कौन से थे, कौन सी इसकी साइट थी, और हड़प्पा सिविलाइजेशन का हमें पूरा पढ़ना है कि कौन कौन सी साइट्स में हमें क्या क्या मिले हैं, प्लस इसका जो व्यापार था वो कैसा था, किस देश से था, और लोकल जो था वो कहाँ पर था, और इसकी हमें सोशल लाइफ पढ़नी है, इकोनॉमिक लाइफ पढ़नी है, प्लस कल्चर हमें इसका पढ़ना है। आर्कोलॉजी रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट, हमें मेजर साइट्स की जो है आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़नी है। और जैसे हम आपको बता दें कि इंडिया के अलावा यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसकी कुछ साइट्स है, तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना होगा। आगे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये भी 12th क्लास के लेसन का नेम है। अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी हमें पढ़ना है कि अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। 60 BCE to 16 CE, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। कॉमन एरा को हम एनो डोमिनी भी बोलते हैं, एडी भी बोलते हैं। आगे ब्रॉड ओवरव्यू मीन्स हमें विस्तृत पढ़ना है इसकी पॉलिटिकल, राजनीति स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में। हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू द मुगल पीरियड, हमें पढ़ना है मौर्य काल से मुगल काल को हमें इसमें पढ़ना है। हिस्टोरी ऑफ डिस्कवर, इंस्क्रिप्शन एंड द
Story of discovered inscription and the experiment of spirit shift in the understanding of political and economic history. हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो शिलालेख अभिलेख है उन सबको पढ़ना है कि कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है, कौन से शिलालेख में किसका वर्णन है. हमें अशोक के स्तंभ भी इसमें पढ़ने हैं. अशोका इंस्क्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट. ठीक है, हमें गुप्त काल पढ़ना है और अशोक का जो अभिलेख है, शिलालेख है, हमें उसके बारे में पढ़ना है. आगे थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग्स. हमें फिर पढ़ना है कल्चर डेवलपमेंट्स, हमें पढ़ने हैं हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप के बारे में हमें पढ़ना है, और ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्टोरीज ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शिव. हमें जैसे हमें शैव धर्म पढ़ना है, वैष्णव धर्म पढ़ना है, जैनिज्म मीन्स जैन धर्म, और हमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है. लेकिन यहाँ पर कहा गया है फोकस ऑन बुद्धिज्म. हमें बौद्ध धर्म के बारे में डीपली पढ़ना है. हिस्टोरी ऑफ डिस्कवर सांची एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्युलर पिक्चर्स ऑफ सांची. अगर हमें सांची के बारे में भी हमें पढ़ना है. सांची के स्तूप के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि जो आधुनिक काल में इसकी जो खोज हुई वो किसने की थी, और जो पहले स्टार्टिंग में इसमें क्या क्या मेंशन है. जैसे आप साल भंजिका को पढ़ते हैं, वो इसमें मेंशन है. इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने करवाया, इस तरह से हमें पढ़ना है. हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं भिल्सा टॉप्स जो है ये बुक है वो किसकी है, सांची के ऊपर है. वो सब हमें इसमें पढ़ना होगा. आगे एन इम्परल कैपिटल हमें पढ़ना है. विजयनगरा के बारे में पढ़ना है. 14 to 16 सेंचुरी विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर एंड बुक्का ने की थी. 1336 में की थी. इस तरह से हमें ये कवर करते हुए चलना है. इसमें हमें विस्तृत वर्णन पढ़ना है, आर्किटेक्चर का पढ़ना है, हमें हम्पी पढ़ना है, आउटलाइन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम. हमें विजयनगर को बहुत ही डीपली पढ़ना है, वहाँ का आर्किटेक्चर पढ़ना है. अभी भी साउथ के मंदिर हम देखते हैं तो इतना अच्छा आर्किटेक्चर है. जो दक्षिणी शैली है वो बहुत अद्भुत है. तो हमें आर्किटेक्चर को पढ़ना है. कौन सा मंदिर किसके काल में बना है, कौन से मंदिर का निर्माण कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, ये हमें सब पढ़ना है. फिर हम आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर में हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं एक महानवमी डिब्बा. तो इस तरह से मंदिर और टेम्पल्स जो है, हमें टेम्पल्स तो पढ़ने, लेकिन अदर जो भी चीज़ें बनी हुई है विजयनगर साम्राज्य में हमें वो भी पढ़नी है. जैसे इसका वर्णन कौन करते हैं, डोमिंगो पेस करते हैं. तो इसी तरह से हमें डोमिंगो पेस को भी पढ़ना होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में. हम बात करें आगे आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग विजयनगर, और जो भी न्यू बिल्डिंग्स है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है. टेम्पल हो गया, फोर्ट्स हमें पढ़ना है, इरिगेशन हमें सिंचाई के बारे में पढ़ना है. सिंचाई का वर्णन भी किसने किया है, डोमिंगो पेस ने किया है. अगर हम बात करें अब्दुल रज्जाक समरकंदी, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है. रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और हमें किसमें आर्किटेक्चर के साथ किसको जोड़ना है, राजनीति को जोड़ना है. किस वंश के शासक ने निर्माण करवाया है, किस वंश के शासक ने पुनः निर्माण करवाया है, हमें ये सब पढ़ना है. आगे पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट. पीजेंट मीन्स किसान, हमें किसानों के बारे में पढ़ना है, जमींदारों के बारे में पढ़ना है, और राज्य के बारे में पढ़ना है. राज्य मीन्स रियासतों के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश प्रांतों के बारे में हमें पढ़ना है. 16 to 17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे मुगल एम्पायर भी हमें इसमें पढ़ना होगा. जैसे 16 से 17वीं शताब्दी जब हम पढ़ते हैं तो मुगल एम्पायर को हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश प्रांत में जैसे ब्रिटिश प्रांत से पहले का जो मुगल साम्राज्य था तो उसमें जमींदारों की स्थिति कैसी थी, किसानों की स्थिति कैसी थी, किस तरह से दशमलव प्रणाली लागू होती है, वो सब हमें पढ़ना है. जैसे शेरशाह सूरी का जो भूमि माप था वो मुगलों से थोड़ा अलग था, तो इस तरह से हमें पढ़ना है.
ब्रॉड ओवरव्यू हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है द आईन अकबरी स्ट्रक्चर ऑफ एग्रियन रिलेशन इन द 16 to 17 सेंचुरी पैटर्न ऑफ चेंज ओवर द पीरियड। ठीक है, हमें आईन अकबरी 12th क्लास में मेंशन है। आईन अकबरी, अकबरनामा, आईन अकबरी में जो 3 पार्ट है उसमें किसका वर्णन है, जैसे आप जब अकबरनामा पढ़ेंगे तब भी उसमें दिया हुआ है। जैसे आईन अकबरी के 3 पार्ट है, एक पार्ट तो अकबरनामा ही है, जैसे कि आदम से लेके अकबर के ज़माने तक कौन सा पार्ट है, मंजिल आबादी कौन सी है, सिपा आबादी कौन सी है, ये सब एनसीईआरटी 12th क्लास में मेंशन है। स्टोरी ऑफ डिस्कवर अकाउंट ऑफ द कंप्लीशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आईन अकबरी। फिर हमें आईन अकबरी के बारे में पढ़ना है, जैसे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये कथन आईन अकबरी से है, या फिर आईन अकबरी में इतनी शाखाओं का उल्लेख, इतनी भाषाओं का उल्लेख है, तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। अकाउंट ऑफ द कंप्लीशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आईन अकबरी। उसके बाद है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आईन अकबरी। हमें आईन अकबरी के बारे में इसमें पढ़ना है, और इसका जो वर्णन है, उल्लेख है, वो हमें करना है, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बाकी जो अदर है, आईन अकबरी से हमें किस किस की जानकारी मिलती है, वो सब। आगे कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। जैसे आप पढ़ेंगे जब 12th क्लास, उसी लेसन का नेम है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। ब्रॉड ओवरव्यू कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। लाइफ ऑफ अ जमींदार, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस इन द लेट 18th सेंचुरी। देखो, कॉलोनिज्म मीन्स उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद को हम पढ़ेंगे, उपनिवेश भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। उपनिवेश भारत में रूरल सोसाइटी, ग्रामीणों की स्थिति कैसी थी, और उपनिवेश के बाद जैसे क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पर लागू हुई। अब इसमें है एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12th क्लास में दिया हुआ एक बॉक्स बना हुआ है, उसी में 5वीं रिपोर्ट मेंशन की हुई है। तो 5वीं रिपोर्ट के बारे में उसमें बहुत ही कम है, तो इस तरह से 5वीं रिपोर्ट मेंशन है, तो हमें उस 5वीं रिपोर्ट को पूरा पढ़ना है पहले तो, कि उसको हम कलेक्ट करेंगे कहीं से। अच्छी ऑथेंटिक बुक से आप 5वीं रिपोर्ट को कलेक्ट कीजिए, फिर उसे पढ़िए, क्योंकि 5वीं रिपोर्ट का जो उल्लेख है वो 12th क्लास में है। तो इस तरह से हमें कौन सा एविडेंस चाहिए, कॉलोनिज्म और रूरल सोसाइटी को जानने के लिए रिपोर्ट्स चाहिए हमें। आगे लाइफ ऑफ जमींदार, पीजेंट एंड आर्टिसन, कि कैसे जमींदारों की, किसानों की और शिल्पकारों की स्थिति कैसी थी 18वीं शताब्दी में। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स स्थायी बंदोबस्त को हम पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त का कैसा वर्णन किया है, जैसे स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, किसके समय लागू हुआ, और इसका रेशो कितना रहता था, प्रेजेंट कितनी रहती थी। फिर है संताल एंड पहाड़ीज। संताल एंड पहाड़ीज जो है ये भी एनसीईआरटी में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि संताल का चिन्ह, कुल्हाड़ी किसका चिन्ह था, और पहाड़ियों का चिन्ह क्या था, इस तरह प्रतीक चिन्ह क्या था, इस तरह से हम पढ़ेंगे। संताल्स एंड पहाड़ीज हम पढ़ेंगे, ये भी 12th क्लास में है। इसमें ये मेंशन किया है कि जब अंग्रेज आए थे तो संताल और पहाड़ी क्या करते थे, नफरत करते थे इनसे, कि ये हमारे जंगलों को काट देंगे और यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह जो भी स्थापित करेंगे। तो ये लोग पहले इनसे नफरत करते थे, लेकिन बाद में इनकी कैसे स्थिति सुधरी, वो सब का वर्णन है। इसके बाद कैसे इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का, वो सब हमें पढ़ना है। Story of official records an account of why official investigation into rural society were undertaken and the types of record and reports produced एक्सेप्ट फ्रॉम द 5th रिपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया 5th रिपोर्ट, आपको ये 5th रिपोर्ट है जो बहुत ही डीपली पढ़नी है, इसे ऑथेंटिक पढ़ना है हमें। इस तरह से हमें जानेंगे कि कैसे 18th सेंचुरी में जमींदार किसानों की स्थिति क्या थी, और संताल एंड पहाड़ी पर भी हम फोकस करेंगे। आगे रेबल्स एंड द राज 1857 रिवोल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति जो सभी ने पढ़ रखी, और हम हर कंपटीशन एग्जाम में हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं,
हम जैसे अगर हम बिहार से तो हम बिहार का पढ़ेंगे, अगर हम यूपी से तो यूपी का, राजस्थान से तो राजस्थान का हम पढ़ते हैं कि 1857 में 1857 की क्रांति में राजस्थान में क्रांति, उसका क्या कारण रहा। अगर बिहार में क्रांति हुई तो क्या कारण था, किसने नेतृत्व किया था, किसने क्रांति का दमन किया था। लेकिन हमें यहाँ इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है पूरा कि बिहार में हुई और जैसे झांसी में क्या क्या हुआ वो सब हमें क्रांति पढ़नी, किसने क्रांति का दमन किया और जो क्रांति में जो कहे गए कथन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। द इवेंट ऑफ 1857-8 विजन ऑफ यूनिटी, हाउ दीज इवेंट वर रिकॉर्डेड एंड नैरेटेड। हमें करना, फोकस किस पर करना है, लखनऊ पर। आगे है पिक्चर ऑफ 1857, फिर है कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंट्स, जो 1857 से रिलेटेड जो उस समय के अकाउंट्स थे, उस समय के जो लेख थे, जो भी हमें एविडेंस मिले उनके बारे में हमें पढ़ना है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो कैसे तैयार हुआ हमारा संविधान, वो हम पढ़ेंगे। द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ब्रॉड ओवरव्यू हमें पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरव्यू। इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट हमें पढ़ना है कि कैसे संविधान को तैयार किया गया और किस तरह से संविधान बना। संविधान की सभा हमें पढ़नी है, संविधान की विशेषता हमें पढ़नी है, संविधान सभा हमें पढ़नी है। और उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट हमें पढ़ना है, स्वतंत्रता के बाद का भारत हमें पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से संविधान बना, संविधान में कितने सत्र हुए, संविधान में कौन कौन सी समितियाँ थी और संविधान की। फिर हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और हमें डिबेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बैठक के बारे में, सत्र के बारे में हमें पढ़ना है फ्रॉम द डिबेट्स। और वही है कि कैसे पढ़ना है, समितियों के बारे में हमें पढ़ना है, किस तरह से तैयार हुआ, कितने सम्मेलन हुए, कितनी बैठक हुई और इस तरह से उनमें क्या क्या निर्णय लिए गए, हमें इसके बारे में पढ़ना है। आगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जैसे हम 3 आंदोलन प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एंड वाला हम पढ़ेंगे। जैसे तो पहला है असहयोग आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर पढ़ेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से हमें तीनों आंदोलन पढ़ने हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हमें पढ़ने हैं, तो तीनों हमें पढ़ने होंगे। इसके बाद हम पहले ही स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि गांधी जी भारत में कब आते हैं। 1915 में गांधी जी आते हैं। उसके बाद जो भी वो होगा उसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि 1917 में उन्होंने चंपारण गए वो चंपारण में किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह। इस तरह से हमें पूरा पढ़ना है। 1915 से लेकर महात्मा गांधी का हमें पढ़ना है। सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड ब्रॉड ओवरव्यू, द नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ना है हमें 1918। फिर है 1918 से 1948 का पढ़ना है। ठीक है, 1915 में आते हैं और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है 1918 से 48 तक। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो भारत आते हैं, उसके बाद वो राजनीति में कब शामिल होते हैं। इस तरह से द नेचर ऑफ गांधी पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, हमें गांधी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, गांधीवाद के बारे में पढ़ना है, गांधीवादी राजनीति हमें पढ़नी है। लीडरशिप पढ़ना है कि वह अहिंसा या हिंसा किसको मानते थे, इस तरह से हमें पढ़ना है। आगे है फोकस किस पे करना है, महात्मा गांधी एंड द 3 मूवमेंट एंड हिज लास्ट डेज फाइनेस्ट हार्ट। ठीक है, कि उनके जो सुनहरे अवसर थे, पल थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। गांधी के जो 3 मूवमेंट पढ़ने, हमें तीनों आंदोलन प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। इसमें डेट्स भी हमें याद होनी चाहिए कब क्या हुआ। और है रिपोर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड द अदर कॉन्टेम्प्रेरी राइटिंग्स, हमें क्या पढ़ना है कि लैंग्वेज एंड न्यूज़पेपर हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से जो समाचार पत्र है जो भारत में लागू हुए थे स्वतंत्रता से पहले और किन्होंने कहाँ से इनका प्रकाशन हुआ, कौन सा समाचार किसने लागू किया, कौन सी बुक थी, प्लस इसका प्रकाशन किस जगह से हुआ, ये सब हमें याद रखना है। यूजीसी नेट में भी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अभी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है
इसी मंथ लास्ट मंथ उसमें भी जून में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इसके बारे में भी याद रखना होगा। काइंडशिप, कास्ट एंड क्लास, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अर्ली सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे सोशल स्टोरीज यूजिंग द महाभारत के बारे में पढ़ना, इशू इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, काइंडशिप एंड जेंडर हमें पढ़ना है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में हम पढ़ना है। हमें महाभारत काल पढ़ना है, महाभारत काल हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें जाति के बारे में पढ़ना है और वर्ग के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द महाभारत, हमें महाभारत के बारे में पढ़ना है। अब महाभारत की जो आधुनिक जो लिपि है, लिपि नहीं, महाभारत का जो आधुनिक वो जो तैयार किया वो किसने किया, सुथांकर ने किया। इस तरीके से हमें पढ़ना है। इसका ओवरव्यू जो है वो हमें पूरा कंप्लीट करना होगा। फिर है महाभारत के बारे में हमें पढ़ना है कि उसमें जैसे उसकी सोशल और उसमें जो महिलाओं की स्थिति बताई गई है महाभारत काल में, उसमें आप जानेंगे कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें महाभारत काल के साथ साथ मध्यकालीन भारत की भी और जो मौर्यकालीन भारत की, गुप्त काल भारत की महिलाओं की स्थिति भी मेंशन की हुई है। तो वो सब आपको पढ़ना है कि वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी महाभारत काल की। तो हमें महाभारत कालीन सामाजिक जीवन के बारे में, संस्कृति जीवन के बारे में और महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें पढ़ना है। आगे थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, हमें जो भारत आने वाले यात्री उनके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी के मेंशन है, जैसे इसमें है अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसवा बर्नियर, तो इन तीनों को हमें पढ़ना है। फिर है अ डिस्कशन ऑफ वेयर द ट्रेवल्ड, व्हाट दे रॉट एंड फॉर हुम दे रॉट, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा और उन्होंने किसके लिए लिखा और क्यों लिखा, इस तरह से हमें पढ़ना है। जैसे कि अल बिरूनी अपनी जो पुस्तक है वो किसको भेंट कर देते हैं एंड में और वो किस किस का उल्लेख करते हैं, ये सभी जानते हैं कि अल बिरूनी की बुक का जो नेम है वो है किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद या तारीख हिंद, लेकिन हमें इसमें जानना है डीपली क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस बुक में क्या है। जैसे रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किस यात्री ने अपनी पुस्तक में दिया है, तो अल बिरूनी ने दिया है। यहाँ पे भारतीय नींबू के जो शरबत है और पान का उल्लेख किसने किया है, इब्न बतूता ने किया या बर्नियर ने किया है। सती प्रथा का उल्लेख किसने किया है। तो इस तरह से हमें जो इनके जो वो बुक है उसके अंदर की डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए कि इन्होंने किस किस का वर्णन किया है। बुक एंड राइटर का नाम हमें, ट्रैवलर का नाम तो हमें याद है, लेकिन अंदर का जो मैटर है वो हमें याद करना है और ये किस किस समय भारत में आए थे, कितने वर्ष रहे, तो इस तरह से हमें पढ़ना है। और इन्होंने जैसे हम पढ़ें, अगर बात करें फ्रांसवा बर्नियर, तो इन्होंने यूरोप से तुलना की भारत की और भारत को बहुत ही निम्न कोटि का बताया। इस तरह से हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। आउटलाइंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपीयर इन ट्रैवलर्स, जैसे इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, भारत की सोशल लाइफ कैसी लिखी, इन्होंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी लिखी, जैसे कि ये दास का वर्णन करते या नहीं, भारत में दास होते थे या नहीं, इस तरह से हमें सब कुछ पढ़ना है। आगे हम बात करें, मैंने एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट पेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये सब हमारे कोई काम का नहीं है, ये हम बात करेंगे सिर्फ इनकी। जैसे ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्ड्स, ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि मैं आपको बता सकूं कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस जो है वो हमारे EMRS PGT एग्ज़ाम में है। जैसे ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्ड्स, हमें इसी को ब्रॉड करके पढ़ना है, पढ़ना हमें यही सब है लेकिन इसे ब्रॉड करके पढ़ना है। 11th क्लास में आप जब देखेंगे उसमें भी यही है। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, फ्रेमिंग वो पीजेंट जमींदार जब हम पढ़ रहे थे इसीलिए फ्रेमिंग की जगह मैंने फार्मिंग पढ़ दिया था। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, काइंडशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, इसमें विजयनगर साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से पार्ट 3 में भी यही थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भक्ति एंड सूफी आंदोलन, और हाँ भक्ति और सूफी आंदोलन भी हमारे सिलेबस में है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, शायद नहीं किया होगा। भक्ति एंड सूफी आंदोलन भी हमें याद रखना है। ओके, भक्ति और सूफी आंदोलन भी है, जैसे जैनिज्म है,
और शैविज्म में, इस तरह से बुद्धिज्म में, और फोकस किस पे किया हुआ है, बुद्धिज्म पे। इस तरह से हमें पूरा पढ़ना है। तो हमें इसमें भारतीय इतिहास को पढ़ना है, तो इसमें मध्यकालीन इतिहास भी है क्योंकि हमने आईन अकबरी देखी है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास भी है, जैसे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल एंड गुप्त काल। आगे हम बात करें अगर आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत पूरा है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इसमें, और जैसे पीजेंट जमींदार हमने पढ़े, और 18th सेंचुरी हमें पढ़नी है, तो हमें आधुनिक भारत भी इसमें पढ़ना है। फिर हम बात करें अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो हमें रोमन साम्राज्य पढ़ना है, साउथ अमेरिका हमें पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। तो इस तरह से हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और पीजीटी का एग्ज़ाम है तो हमें डीपली ही पढ़ना है। आगे वेट तो आगे हमें यही पढ़ना है इसमें पीजीटी हिस्ट्री के बारे में, EMRS का ये जो सिलेबस है, EMRS। तो इसी तरह से ये सिलेबस इसका है, इसको कवर करना है, बहुत ही डीपली हमें पढ़ना होगा। और जो भी हमें स्टार्ट करना है, बेसिक स्टार्ट करना है, हमें NCERT से ही करना है। 11th एंड 12th की NCERT हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की 9th और 10th की जब हिस्ट्री हम उठाकर देखेंगे तो वो बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।